नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों आज की टॉपिक थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है पिछले टॉपिक से। दोस्तों पिछले बार हमने बताया था एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी कि बाइपोलर वर्ल्ड के अंत होने में आखिर वो कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से उसके पीछे रीजंस थे। अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियोज़ को जरूर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तब आपको ये वीडियोज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये बात करते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर का विघटन फाइनली कैसे होता है, उस समय वहाँ के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव की अपनी क्या पॉलिसी होती है, और जो उनकी पॉलिसी होती है क्या उनकी पॉलिसी भी एक जिम्मेदार होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर में। साथ ही में हम लोग ये समझेंगे कि अगस्त को यानी अगस्त के दिनों में जो वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी उसके अपने क्या मतलब थे। इसके साथ साथ ये समझेंगे कि वहाँ पर एक नए लीडर बोरिस येल्सिन का जन्म होता है, मतलब उनका निकल कर सामने आना होता है, जो बाद में जाकर क्या बनते हैं, रूस के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग अंत में देखेंगे कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो CIS है उसका अपना क्या मतलब है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो यूएसएसआर होती है, यूएसएसआर जो है पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी थी आफ्टर द यूएसए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो ये जो वर्ल्ड पावर थी वो फाइनली क्या होता है कि उसकी जो अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर है वो फाइनली धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। मतलब उसकी जो 1917 के टाइम में उसकी जो अपनी इकोनॉमी थी वो फाइनली हमें बाद में देखने को नहीं मिलती है। कारण कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो अथॉरिटेरियन रूल थी, जो मार्केट में पूरी की पूरी कंपटीशन खत्म कर दी थी, जो पूरी की पूरी स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट थी, उससे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह के हानियाँ, दोनों तरह के लॉस वहाँ के मार्केट को उठाने पड़ रहे थे। साथ ही में उसकी जो इतनी बड़ी आर्म रेस थी, उनकी जो अफगान वॉर थी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थी उनकी अपनी इकोनॉमिक डिक्लाइन होने में, वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे लगातार नीचे गिरने में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे एवं उनकी अपनी पॉलिसी इस इकोनॉमी जो बर्बाद हो चुकी थी उससे रिफॉर्म करने के लिए आखिर वो कौन सी पॉलिसी अपनाए थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं वो कौन थे। तो फाइनली वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 1985 में वो क्या बने थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे। किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। दोस्तों आपको बता दें जो जनरल सेक्रेटरी का जो पोजीशन है वो लगभग भारत के प्रधानमंत्री एवं अमेरिका के राष्ट्रपति जितना ही पावरफुल था। यानी कि वो चाहते तो सोवियत यूनियन में जो निर्णय लेना चाहे वो अपने निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए वो इंडिपेंडेंट थे, वो फ्री थे। तो इस तरह देखते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था टू मेक सोशलिज्म मोर इफ़िशियंट। वो अपनी समाजवाद को और ज़्यादा इफ़िशियंट, और ज़्यादा पावरफुल, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या किया, एंड ब्रिंगिंग द इकोनॉमी आउट ऑफ स्टैग्नेशन। मतलब वहाँ की इकोनॉमी जो एक ठहर सी गई थी उस इकोनॉमी को और बेटर से बेस्ट बनाने के लिए वो क्या किए थे, दो पॉलिसी लॉन्च किए थे, जिसमें से एक पॉलिसी का नाम था ग्लासनोस्ट और दूसरे पॉलिसी का नाम था पेरेस्ट्रोइका। तो ये दो पॉलिसीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। दोस्तों ये दोनों पॉलिसीज़ क्या है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग पहले देखें तो पहला हमारा है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है रशियन लैंग्वेज में ओपेननेस। ओपेननेस का मतलब व्यक्ति को खुला छोड़ दो, यानी कि जस्ट लाइक लिबरलिज्म के जैसा ये बात करता है, जहाँ पर लोगों को क्या दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पर दिया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ की मीडिया जो पहले सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकती थी, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, अब उन्हें थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी कि अब चाहे तो आप मीडिया के तौर पे आप छाप सकते हो, सरकार की क्रिटिसिज्म करना हो या सरकार के बारे में उनके पक्ष में बोलना हो, आप बोल सकते हो। यानी कि कुल मिला कर बात करें तो वहाँ की जो सोसाइटी है उसको थोड़ा सा छूट दी गई, उसको थोड़ा सा आज़ादी दी गई इन कंपेरिजन टू पास्ट सोवियत यूनियन। इसके साथ साथ जो दूसरी उनकी अपनी पॉलिसी थी जिसका नाम पेरेस्ट्रोइका है, उसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि रीस्ट्रक्चर करना, फिर से उसे शेप देना, फिर से यूएसएसआर को बनाना एवं फॉर्मेशन, उसे फिर से रिफॉर्म करना। तो
फाइनली हम देखते हैं मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये जो दोनों पॉलिसी है, चाहे वो पेरेस्ट्रोइका हो या तो फिर ग्लासनोस्ट हो, ये दोनों पॉलिसी का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो एक ही होता है कि रूस की जो इकोनॉमी है, जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है, उसे वापस से बनाना, उसे वापस से बूम करना, उसमें वापस से अच्छी पोजीशन दिलवाना। तो इस तरह देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था में क्या करते हैं वो, जो वहाँ की पॉलिटिकल एस्पायरेशंस थी, जो लोगों की सरकार के प्रति बिलीव्स थी, वो फाइनली धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। इसके वजह से वो वहाँ के इलेक्शन प्रोसेसेस में भी अच्छी रिफॉर्म की थी। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो थोड़ा सा लिबरल होकर अपने वेस्ट के साथ रिलेशनशिप को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ ये क्या कर रहे थे, जो पहले पूरी की पूरी स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम थी, उसमें थोड़ा सा प्राइवेट ऑन बिजनेस की छूट दी थी। मतलब लोग अब चाहते तो थोड़ी अपनी प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते थे। अब वो प्राइवेट बिजनेस करने के लिए खुले हुए थे, अब उन्हें सरकार उतना इंटरवेन नहीं कर रही थी। तो इससे देखते हैं मिखाइल गोर्बाचोव की जो पॉलिसी थी, उसका खास मुख्य लक्ष्य यही था कि वापस से रसिया की जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है, उसे फिर से रिफॉर्म करना, उसे फिर से अच्छी पोजीशन दिलवाना। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वापस से इसका जो ओवरऑल रिजल्ट रहा वो काफ़ी सरप्राइजिंग रहा, जो जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। वो क्या थी, उसमें ये हुआ था कि आफ्टर स्टालिन अथॉरिटेरियन रिजाइम, मिखाइल गोर्बाचोव बिकम सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, ने आपको बताया। ही साउट टू रिफॉर्म द ओल्ड सिस्टम, ये भी आपको बताया। लेकिन साथ साथ क्या हुआ था, दीज रिफॉर्म्स वेयर important to keep USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West। मतलब जो वेस्ट में जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हो रहे थे, वहाँ पर जो इकोनॉमिक बूम हो रही थी, उसका चैलेंज करने के लिए या उसकी बराबरी करने के लिए या उस तरह से डेवलप होने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव जो है एक छोटी सी प्रयास इस रूप में किए थे। तो फाइनली उसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे जब लोगों को तुरंत आज़ादी मिली, हम लोग कहते हैं ना कि एक बंद कैद शेर को जब पिंजरे से निकाला जाता है तो वो शायद एक कॉमन से शेर से ज़्यादा भयावह होता है। तो उसी तरह से लोग जो है वो क्या हुए, जब उनको एक छोटी सी आज़ादी मिली तो अब खुलकर सरकार की क्रिटिसाइज़ करने लगे। अब वो वापस से फिर से पुराने अथॉरिटेरियन रिजाइम में नहीं जाना चाहते थे। खास करके ये सारी चीज़ें कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो ईस्टर्न यूरोप में हुई थी दोस्तों। तो इस तरह देखते हैं the decision of the normalized relation with the West and democratize and reform the Soviet Union caused revolt in the हिज ब्लॉक, मतलब जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर इसके लिए रिवॉल्व हो गया। यहाँ पर इसके लिए मतलब आज़ादी के लिए जो है, और उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब अब जो वहाँ के देश थे जो है, अब वहाँ पर आज़ादी की मांग, वो खुद की आज़ादी की मांग करने लगे। अब वो नहीं चाहते थे कि वापस से रूस जैसे कंट्री के अंदर में वो रहे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत यूनियन। इसका एक कारण ये भी था कि जो सोवियत यूनियन जो था वो अपने सारे कंट्रीज़ को कठपुतली के जैसा बिहेव करता था। मतलब इसके अंदर में जो 15 रिपब्लिक थे वो अपना चाह कर भी खुलकर डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर नहीं ले सकते थे। तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे फाइनली इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें रसिया से खासकर यूएसएसआर के अंदर में आज़ादी चाहिए। इसके बाद देखते हैं सोवियत यूनियन डिड नॉट इंटरवेन व्हेन दिस डिस्टर्बेंस ऑकर्ड। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अभी से पहले तक के जितने सारे यूएसएसआर के लीडर्स हुए थे वो सारे लीडर्स क्या करते थे कि ये इतनी बड़ी अगर कोई रिवाल होती है, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान में हो या चाहे कहीं और हो, तो उसे वो दबा देते थे, उसे वो कुचल देते थे, जैसे हम लोग स्टालिन के टाइम में देखते थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव जो है ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है, दूसरी बात जो हमारी जो खुद की जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो गई है, साथ में लोगों की जो एस्पायरेशंस है वो खुद हमारे साथ नहीं है। तो इस तरह से मिखाइल गोर्बाचोव एक ऐसे लीडर्स निकल कर सामने आते हैं जो फाइनली वो प्रोटेस्ट को नहीं दबाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगस्त को क्या था दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग, जब वो इतने सारे रिफॉर्म किए थे तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के जो पुराने लीडर्स होंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स होंगे, क्या वो चुप बैठे होंगे जो पुरानी सोच वाले होंगे? नहीं, वो जो पुराने सोच वाले जो लीडर्स थे वो वापस से मिखाइल गोर्बाचोव के पीछे षड्यंत्र रचकर उसे
कैद करने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो नहीं चाहते हैं कि ये जो रिफॉर्म हो रही है जिसकी वजह से यूएसएसआर बर्बाद हो जाएगी वैसी चीज़ें हो। तो इसके लिए क्या होता है, वापस से अगस्त में तख्ता पलट की कोशिश की जाती है वहाँ के पुराने लीडर्स के द्वारा। तो On 19 August 1991, a group of senior party leaders attempt a coup by placing गोर्बाचोव अंडर हाउस अरेस्ट। क्या किया जाता है, इस समय मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और वापस से यूएसएसआर में एक आंदोलन चलता है जहाँ पर क्या होता है कि रीस्टोरेशन ऑफ द यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर को फिर से यूएसएसआर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फाइनली ये देखने को मिलता है इस समय एक नए लीडर्स का निकलकर सामने आता है, नज़र आता है, मतलब एक नए हीरो, एक नया पॉपुलर चेहरा निकलकर सामने आता है जिसका नाम होता है बोरिस येल्त्सिन। जी हाँ दोस्तों, बोरिस येल्त्सिन वही व्यक्ति हैं जो बाद में जाकर रूस के पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो बोरिस येल्त्सिन जो है वो वहाँ पर लोगों के साथ जो है मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, किनके खिलाफ, जो सीनियर लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके खिलाफ। क्योंकि अब फाइनली वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे ये वो वापस से उन्हें जो आज़ादी मिली है उसे कोई छीन ले या वापस से वो ऑथोरिटेरियन रिजाइम में, ऑथोरिटेरियन शासन में जाए। तो इस तरह देखते हैं, दिस कोप वाज फील्ड बाय द पीपल इन सिटीज रोज अगेंस्ट इट। मतलब ये जो आंदोलन था उसके खिलाफ वहाँ के लोग हो गए, मतलब लोग नहीं चाहते थे कि वापस से वहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ द यूएसएसआर हो। एंड द मेजोरिटी ऑफ रेड आर्मी रिफ्यूज टू सपोर्ट द कॉप लीडर्स। मतलब वहाँ की जो रेड आर्मी है, मतलब वहाँ की जो सेना थी, हम लोग रेड आर्मी किसको कहते हैं, रेड आर्मी रूस की सेना को कहते हैं। तो जो रूस की सेना थी, रेड आर्मी, वो वापस से क्या हुई, वो इस बात से असहमत हुई कि हम जाकर उन्हें उनके खिलाफ प्रोटेस्ट, मतलब उन्हें आंदोलन करने से रोक रहे हैं। फाइनली वो इसके लिए रिफ्यूज़ कर दी। तो इस समय जो लीडर्स निकलकर सामने आते हैं, बोरिस येल्त्सिन, वो क्या था, वो पहले मॉस्को शहर के क्या थे, मेयर थे। तो लीडर्स ऑफ द मॉस्को यूनिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंट रसिया। इसके बाद लीडर ऑफ द पब्लिक इन द कॉप बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द रसिया। मतलब ये पूरी जो कॉप थी, पूरी जो अगस्त कॉप थी, उसकी ये विरोध करते हैं और ये उस समय एक पॉपुलर चेहरा निकलकर सामने आते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि बोरिस येल्त्सिन बाद में क्या करते हैं और यूएसएसआर की जो रूप है वो बाद में कैसी रहती है। तो इन द अगस्त को बोरिस येल्त्सिन इमर्ज एज ए नेशनल फेस एंड ऑल्सो वॉन द इलेक्शन। ये इलेक्शन वहाँ पे जीतते हैं और वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बनकर सामने आते हैं। ही बिगन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। देखते हैं जैसे स्टालिन के समय में और उसके बाद के लीडर्स के समय में जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर की कॉन्सेप्ट थी, अब उसमें फाइनली थोड़ा सी ढील दी जानी शुरू की जाती है दोस्तों। तो एट दिस टाइम पावर बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक। इस समय क्या होता है कि जो पावर है वो फाइनली क्या होता है, सोवियत सेंटर से अब हर रिपब्लिक में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब अब जो है वो देश जो है वो आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन, रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर यूएसएसआर इज डिसबंडेंट। मतलब यूक्रेन, बेलारूस और रसिया जो है वो फाइनली दिसंबर 1991 में ये डिक्लेयर करते हैं कि अब जो है फाइनली ऑफिशियली क्या होता है कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि जितने सारे उसमें देश थे सारे इसके सपोर्ट करते होंगे क्या? चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इस समय देखते हैं जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो तो काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं, वो चाहते हैं नहीं हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन जो सेंट्रल एशियन के कंट्रीज रहते हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, अजबकिस्तान, वो सारे जो नीचे के कंट्री रहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमें यूएसएसआर से आज़ादी मिले। इसका जो मुख्य कारण रहता है वो ये रहता है क्योंकि ये सारे वो कंट्रीज होते हैं जिनको हमेशा फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उन्हें यूएसएसआर से मिलता रहता है। तो इस तरह देखते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट जो बाद में होता है, मेक सरप्राइज टू द सेंट्रल एशियन वंस। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं उनके लिए एक सरप्राइज के तौर पर निकलकर सामने आता है। तो देखते हैं फिर द एक्सक्लूजन ऑफ दिस रिपब्लिक्स वाज सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CIS। मतलब फाइनली क्या किया जाता है कि वो जो CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो बनाया जाता है उसके मेंबरशिप देकर, मतलब फाउंडिंग मेंबरशिप देकर ये सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज होते हैं उनको
जो है वो एक रिस्पेक्ट उन्होंने जो है वो अपने में मिलाने की, मतलब वापस से उनके प्रति सहानुभूति है, ऐसा वो दिखा देते हैं अपनी इस पॉलिसी से। तो ये जो है CIS उसकी एस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई थी? तो इसके एस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई थी कि हम लोग जो एक ग्रुप पहले थे वो बाद में भी अपना एक ग्रुप बने रहे। वो इसलिए नहीं कि एक का कंट्रोल दूसरे के ऊपर हो, बल्कि इसलिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन बाद के दिनों में भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो मैप है उसमें फाइनली ये दिखाया गया है कि हमारा जो USSR था, ये जो रेड लाइन है वो इतना लंबा चौड़ा तक फैला हुआ था। तो इस समय देखते हैं कि इधर की जो कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज हैं वो USSR में थे, जो फाइनली डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR में वो सपोर्ट नहीं करते थे, और वो इस चीज़ों से जो है वो अचंभित रह गए थे, वो सरप्राइज हो गए थे। ये आपका लोगो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो मिन्स्क शहर में बेलारूस में है दोस्तों। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इसलिए की गई थी कि बाद के दिनों में भी ये जो एक ग्रुप था वो एक दूसरे के साथ जुड़कर वो बना रहे, ये दूसरे में आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी दूर दूर तक ना चले जाएं। तो अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। रसिया नाउ एक्सेप्टेड एज सक्सेसर ऑफ द USSR। रसिया को अब USSR जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका सक्सेसर माना जाता है। सब लोग ये फाइनली मिलकर एक्सेप्ट करते हैं कि रसिया ही USSR का सक्सेसर है। और इस तरह से क्या किया जाता है, उन्हें UN सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी यूनाइटेड नेशन जो है सुरक्षा परिषद, उन्हें वहाँ जो है एक परमानेंट सीट प्रोवाइड की जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि UN में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। नाउ रसिया एक्सेप्टेड द ऑल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। अब क्या है, फाइनली रूस जो है वो जितनी सारी कमिटमेंट्स होती है सोवियत यूनियन की, अब उसे वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। एंड वर्ल्ड की और सारी ट्रीटीज जो होती है, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर हो, चाहे ट्रेड को लेकर हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन को लेकर हो, हर चीज़ में वो सहयोग करने के लिए वो सपोर्ट करता है। इसके बाद देखते हैं कि इट एग्रीड विथ पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट विथ US। मतलब US के साथ भी ये क्या करता है, अपनी डिसआर्मामेंट की पॉलिसी में वो समर्थन देता है। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बुरिड। तो इस तरह से देखते हैं ओवरऑल जो पूरे सोवियत यूनियन जो थी, पूरी जो ओल्ड सिस्टम थी वो फाइनली ख़त्म हो जाती है, और इसके सक्सेसर के रूप में रसिया निकलकर सामने आती है दोस्तों, और उसे यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें सीट प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।